हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लगभग सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं जिसे हम आज कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो चलिए बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पहले क्या कहा जाता था, जो ओल्ड फिलोसफर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है वो किससे मिलकर के बना है, या कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर के बना है, वो बना हुआ है पंच तत्वों से मिलकर के। वो पंच तत्व क्या है? एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ। इन पंच तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि कोई भी मैटर जो है जिससे मिलकर के बना है उसे कहा जाता है एटम। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये भी पढ़ा कि एटम क्या होते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और इंडिविजिबल होते हैं। यानी कि इन्हें आगे ना तो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है ना ही डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग प्रूव होती है, यानी कि उसके जो पॉइंट था वो रॉन्ग प्रूव होता है। और हमें पता चलता है कि एटम को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है इतना? क्लियर। चलो, फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, कौन सा साइंटिस्ट। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो एक हमने शॉर्ट फॉर्म याद की थी यहाँ पर, ईट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है थॉमसन ने, पर यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने, और नाच यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है चैडविक। क्लियर? इसके बारे में बात की थी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 गुना कम है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर लेते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर केजी में लिख रहे हैं हम तो ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो इनका मास होता है लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गई मास की बात। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, देखो मास तो आप समझ गए हैं, यानी कि अच्छा, मास से हम क्या समझे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर है और इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा है। 2000 गुना काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम मास की बात करते हैं, किसी भी एटम के मास की बात करते हैं, तो एटम का जो मास है वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो एटम का मास किससे बनता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, जो कि हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा है कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन्हें जब हम ऐड कर देंगे तो किसी भी एटम का मास आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गई मास की बात। ठीक है, फिर हमने बात की थी चार्ज के बारे में। अब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, यानी कि 0 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन है न्यूट्रल नेचर का। कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। इसमें इनका इनका यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो इनका चार्ज बराबर होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे ही प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन साइन में अपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में।
अगर हम ओवरऑल लिखें तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लिख सकते हैं -1, प्रोटॉन के चार्ज को +1 और न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने चैप्टर में अभी तक पढ़े। इसके अलावा मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बात की, ठीक है, वैलेंसी के बारे में बात की कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी बात की। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने चैप्टर में। मैटर के चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो ये रहा मास और चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन नेगेटिव है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है और चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन साइन में अपोजिट है, ठीक है। चलो फिर हमने अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम के स्ट्रक्चर दिए थे, ठीक है, उनके अलग अलग पॉइंट है, पोस्टुलेट्स है, एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल सबसे पहले हमने पढ़ा था, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जो अल्फा स्कैटरिंग जहाँ पर थिन गोल्ड शीट पर कराई गई थी, किनारे पर लगा दी गई थी एक इस तरीके से फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने देखे थे कुछ कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर आया हमारे पास बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल काफी हद तक सही था, काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही थे, ठीक है। फिर यहाँ पर ही हमने मास के बारे में सीखा कि किसी भी एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन जितने हैं और न्यूट्रॉन जितने, उनको ऐड करना है। केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, सोचिए इस बारे में। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इसीलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 गुना कम होता है प्रोटॉन के मास से, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर हमने रूल्स देख लिए थे कि कैसे जो है ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, कैसे फिल करेंगे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे शेल में कितने फिल करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। चलो फिर हमने देख लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और कैसे हमने फर्स्ट 18 एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक। चलो फिर हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे किसी की भी, है ना, कोई भी एलिमेंट है वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने पढ़ लिया था अच्छे से। अच्छा इसके साथ कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन से पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात की थी कि कैसे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सभी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बात की थी। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए थे। लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपको ध्यान से इसे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम दो सिमिलर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एक आइसोटोप्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। लेकिन सुनने में लगभग सेम लगते हैं, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे हम बात करें, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो एक ही एलिमेंट के तीन आइसोटोप है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अब इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इन सभी का भी क्या होगा 1, क्लियर। बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग होगा। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, क्लियर है। यानी कि मास नंबर डिफरेंट है तो क्या चेंजेस होंगे, देखो प्रोटॉन तो सेम रहेगा क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, और एटॉमिक नंबर सबका सेम है यानी कि प्रोटॉन सेम है। तो बढ़ेगा कौन, यानी कि मास नंबर में चेंज आ रहा है, तो चेंज किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में चेंज आ रहा है,
ठीक है, इतना समझ में आया। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन एटम हैज 3 आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन एटम है, इसके 3 आइसोटोप है। पहला है प्रोटियम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ड्यूटेरियम इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से लिख सकते हैं। और ट्रिटियम, ट्रिटियम को इस तरीके से लिख लो या केवल टी लिख लो। ठीक है, ये क्या है, तीनों आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। वैसे ही दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। आप देख सकते हो जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये एटॉमिक नंबर है, ये वाला भी और ये वाला भी एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर इज 1 2 3। मास नंबर क्या है, अलग अलग है। इसका मास देखो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ऐसे कैसे पता हमें, हमें पता है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में और मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन के भी 2 आइसोटोप हमें यहाँ पर, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 ही है, लेकिन मास नंबर देखो इसका 12 है और इसका 14। ऐसे क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर किसका, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा 17, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों के डिफरेंट है। क्लियर, जैसे यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो ये 75% पाया जाता है और ये 25% पाया जाता है। लेकिन जब हम क्लोरीन लिखते हैं तो उसका मास लिखते हैं 35.5। तो वो मास कहाँ से आता है, जैसे अगर हमें क्लोरीन एटम दिया जाए और बोला जाए इसका मास कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, 37 लिखेंगे या 35 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम इसका एवरेज मास निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, जितने आइसोटोप्स हैं उन्हें ऐड करके एवरेज मास निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। क्लियर, आइसोटोप इतना समझ में आया है, इतना नोट कीजिए आप। चलिए, तो ये तो बात हो गई आइसोटोप्स की। अब इसे थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फिलहाल हम इतना तो समझ गए हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखो, एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या में ऐसा नहीं होगा कि चेंज होगा, कि प्रोटॉन अगर यहाँ पर क्लोरीन का मास नंबर 37 है तो प्रोटॉन की संख्या में भी चेंज आ गया, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन सेम ही रहेगा। प्रोटॉन 17 है तो 17 ही प्रोटॉन रहेंगे, यहाँ पर भी 17 ही प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन केवल चेंज होगा किसमें, न्यूट्रॉन्स में। जैसे यहाँ पर है 20 न्यूट्रॉन, यहाँ पर है 18 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बराबर रहेंगे। ठीक है, चलो, यानी कि सेम रहेंगे। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope and element is a pure substance. अब बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उसमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होता है। ठीक है, अब ये जो हर एक आइसोटोप है ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर ही होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो केमिकली तो क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ द एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको जरूर नोट करना है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी एटम का मास हम कैसे लिखेंगे। देखो, जिसका जो एटम का आइसोटोप नहीं है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप नहीं है तो उसका तो जो मास है वही हम मास लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके कई सारे आइसोटोप हैं, जैसे क्लोरीन के हैं, तो इसका मास हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एवरेज मास से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जितने भी नेचुरली अकरिंग एटम है उस एलिमेंट के, उनका जो एवरेज मास होगा वही हम लिख लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा। ठीक है, इफ द एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं है तो उसका मास इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप मान सकते हैं, कोई एलिमेंट है और उसका कोई भी आइसोटोप नहीं है। ठीक है, तो उसका जो मास होगा, उसका मास तो आप आसानी से निकाल लोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके।
ठीक है। लेकिन अगर किसी का आइसोटोप है तो उसका मास आप कैसे निकालोगे? दोनों के मास को ऐड करके एवरेज निकाल करके, ठीक है। चलो, बट इफ एन एलिमेंट हैज आइसोटोपिक फॉर्म, यानी कि अगर एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, इट्स एवरेज मास इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। तो उसका एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे कि कितने कितने परसेंटेज वो है उसके आधार पर। जैसे ये वाला क्लोरीन 35 है 75%, क्लोरीन 37 है 25%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, क्लोरीन के पास दो नेचुरल आइसोटोप्स हैं, एक का 35U मास है, एक का 37U, जो कि 3:1 हो गया। तो अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो कैसे? 35 इंटू 75/100, 37 इंटू 25/100। क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट है। ये 75% है, ये 25% है, ये इसका मास है, ये इसका मास है, अपॉन 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 142/4, दैट इज इक्वल्स टू 35.5U। तो जब भी क्लोरीन लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? ये है क्लोरीन, ये आ गया 17 और यहाँ आ गया 35.5। ठीक है, तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर। क्लियर है? चलो, सिंस isotope and element share same chemical properties, using a mixture is not a concern। अब आप कहोगे कि हमने एवरेज निकाला है दोनों को मिक्स करके, तो क्या कोई डिफरेंसेस तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस करा कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर ही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा कंसर्न की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया इतना? चलो, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं आइसोटोप की। तो अभी तक हमें देखो तीन चीजें तो समझ में आ गई हैं। तीन चीजें क्या है? पहली चीज, आइसोटोप्स होते क्या है? जिनका एटॉमिक मास तो सेम है, सॉरी, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। दूसरा, अगर किसी एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं है, उसके अगर हम मास की बात करें तो उसका मास, उसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके निकाला जा सकता है। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है? लेकिन अगर किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप की बात हो रही है, तो किसी एलिमेंट के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, तो हम क्या करते हैं? तो उनका मास नंबर कैसे लिया जाए? उनका एवरेज निकाल करके फिर उनका मास नंबर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इससे क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम ही है, ठीक है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। क्लियर? चलिए, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटोप यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में काम आता है। अगला है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगला है आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर एक डिजीज है, इस तरीके से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, तो आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बन का आइसोटोप बच्चों कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनका कई सारा यूजेस है। ठीक है, तो कुछ यूजेस यहाँ पर है, बाकी आप ऐड कर सकते हो कि कार्बन का जो आइसोटोप है वो कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोबार की। अब आइसोबार आइसोटोप से जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, वैसे ही आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। ठीक है, दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, जबकि आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। जैसे कैल्शियम आर्गन का देख सकते हो आप, एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इसका 18 है, बट दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है? बराबर है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द
मास नंबर इज 40, दोनों का जो मास नंबर है वो 40 है, सेम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन देम, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि बनाता है मास नंबर को, वो क्या है, सेम है। जैसे आप देखो यहाँ पे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ध्यान से देखो 18, 19 और 20, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप मास नंबर देखो तो तीनों का मास नंबर क्या है, सेम है, कितना है, 40 40। क्लियर है इतना? चलो, तो एटॉमिक नंबर सॉरी आइसोवार और आइसोटोप्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब आपको नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।